हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। फिर से आप लोगों को हेलो, वट एवर यू फील कनेक्टेड। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था 300 MCQs का, उसी प्रॉमिस को याद रखते हुए हम लोग जो हैं 50 MCQs जो हैं अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से और देखते हैं इस लेक्चर में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। राइट, आपको प्रॉमिस किया गया था 300 क्वेश्चंस का, वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी काम आपका है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसे फैलाना अपने दोस्तों में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहता हो उनका, उस एग्ज़ाम के लिए आप जो है इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, तो 50 MCQs आप कर चुके हैं। आई होप आप सबने वो लेक्चर्स देखे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और 51 क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। कहते हैं कि हायर एजुकेशन का मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम क्या रहता है। सी ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट्स में इंक्रीजमेंट करना। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करना। इट मीन्स कि वो अपने डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली ले सके। नेक्स्ट कहता है हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स, परसेंटेज इंक्रीज करना रिजल्ट में। ऑप्शन नंबर डी कहता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करना जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के लिए, हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस क्या कहता है कि हायर एजुकेशन का डिज़ायरेबल आउटकम क्या रहता है। देखिए, जब हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम स्टूडेंट को डेवलप करना चाहते हैं, हम उसे डेवलप करना चाहते हैं कि वो अपनी थिंकिंग का यूज़ करे, अपनी सोच का प्रयोग करे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। तो मेन जो इसका मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम रहता है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। सो बी जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, कहता है कि बुक जो है पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। कौन सी बुक हो सकती है। ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस क्या कहते हैं। द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स कि सार, किसी चीज़ का जो सार दिया जाता है, कंटेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कंटेंट जो है इलिस्ट्रेटिव होना चाहिए। इलिस्ट्रेटिव क्या मतलब होता है, उदाहरण दर्शक होना चाहिए। इट मीन्स कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाए कंटेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है हिंदी मीडियम में होनी चाहिए बुक्स। और ऑप्शन डी कहता है कि कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड थ्रू द गुड प्रिंट, कंटेंट जो प्रेजेंट किया जाता है उसका प्रिंट गुड होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखिए, कंटेंट का आपको सार दे दिया लेकिन आपको समझाया ही नहीं गया है, तो क्या आपको कंटेंट समझ आ जाएगा। एक बढ़िया बुक वही है जिसके अंदर कंटेंट जो है इलिस्ट्रेटिव वे में हो। इट मीन्स कि आपको उदाहरण सहित, आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए। राइट, हमें जो है बुक्स की मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, ना ही आपकी बुक अगर गुड प्रिंट की है, प्रिंट मैटर करता है, बट कंटेंट को अगर गुड प्रिंट में प्रेजेंट किया जा रहा है तो उससे हमारा कोई पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। एक बुक पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन तभी होगी जब जो चीज़ वो समझाना चाहती है उसका जो कंटेंट है वो इलिस्ट्रेटिव वे में होगा। सो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, गुड टीचिंग जो है रिफ्लेक्ट की जाती है, बेस्ट गुड टीचिंग क्या होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। एक गुड टीचिंग वही है जब आपकी क्लास में स्टूडेंट्स आते हो उनकी अटेंडेंस पूरी हो, कि एक गुड टीचिंग है, रॉन्ग। नेक्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस क्या कहता है कि मतलब एक गुड टीचिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अलग अलग तरह के भिन्न तरह के लोग हैं। नेक्स्ट कहता है कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा मीनिंगफुल क्वेश्चंस जो है पूछे जाए। नेक्स्ट इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, क्लास में जो है पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। इट मीन्स कि एकदम चुप क्लास होनी चाहिए, क्लास में कोई नॉइज़ ना हो। तो क्या ये गुड टीचिंग है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो एक गुड टीचिंग वही होती है जहाँ पर स्टूडेंट जो है आपसे मीनिंगफुल क्वेश्चनिंग कर रहा है, आप उसे कुछ समझा रहे हैं, वो समझ रहा है, और अगर उसको कोई उसके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है तो वो आपसे मीनिंगफुल क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो गुड टीचिंग वही होती है। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है, क्लासरूम टीचिंग का क्या मेन एम है? ऑप्शन देखें, टू गिव इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्या क्लासरूम का यही एक मेन एम रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए? नेक्स्ट कहता है कि टू डेवलप इंक्वायरी माइंड, इंक्वायरिंग माइंड को डेवलप करना। नेक्स्ट इज टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन, स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए हेल्प करना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चाहें आप देखें कि पहला कहता है कि एम क्या है, पहले तो आप क्लासरूम का एम देखना चाहते हैं, क्लासरूम टीचिंग हो रही है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो एम क्या है उसका? क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना? आप टीचर क्लास में आएगा और ये कहेगा कि ये पढ़ लेना, ये सिलेबस में आएगा, इन्फॉर्मेशन तो उसने दे दी, तो क्या ये आपका करेक्ट होगा? ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट कहता है कि इंक्वायरिंग माइंड को डेवलप करना, मतलब कि ऐसा माइंड डेवलप करना जो कुछ सोचे, कुछ समझे, कोई क्वेश्चन रेज करे, इंक्वायरिंग माइंड जो है उसको डेवलप किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पर्सनालिटी को डेवलप करना, ऐसा नहीं है, पर्सनालिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि टू हेल्प स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन, एग्जाम पास करने से भी कुछ नहीं होता है, आपका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज मैटर रखता है, ठीक है। एग्जाम तो बहुत पढ़े हैं पास करने के लिए, तो आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी। इट मीन्स आपका माइंड इंक्वायरिंग होना चाहिए, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, आप प्रॉब्लम को फेस करना जानते हो, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 55, स्टूडेंट्स प्रेफर दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट प्रेफर करता है उस टीचर को, कौन से टीचर को? ऑप्शंस देखें, स्टूडेंट कौन से टीचर को प्रेफर करेगा? सबसे पहले कहता है कि डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, जो क्लास में आए और नोट्स देकर चला जाए, वो टीचर। क्या ऐसा टीचर आप पसंद करेंगे? अब पता है नहीं पढ़ाना क्या है, क्या नोट से काम चल जाएगा आपका? टीचर वही होगा जो आएगा और पढ़ाएगा, सिर्फ नोट से कुछ नहीं होता है, डिक्टेट नोट्स इन द क्लास नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम आने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करा जाए, क्या वो गुड टीचर है? ये भी रॉन्ग है, नेगेटिव पॉइंट है। कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, उनकी डिफ़िकल्टीज़ जो वो सब्जेक्ट मैटर में फेस कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर उनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, उस डिफ़िकल्टी को, उस डाउट को क्लियर करना, जो डाउट को क्लियर करेगा उसी टीचर को जो है प्रेफर किया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और फोर्थ तक तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑप्शंस देखें, टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देना, क्या ये मेन टीचिंग है? नहीं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है हेल्प द स्टूडेंट गेटिंग द जॉब, स्टूडेंट को जॉब लेने में हेल्प करना, क्या जॉब लेने के लिए टीचिंग ही ज़रूरी है? जॉब तो कोई भी मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, तो जॉब के लिए क्या ये मेन ऑब्जेक्टिव है? हम इसीलिए टीचिंग करते हैं ताकि बच्चा बस आगे जाके जॉब मिल जाए उसे, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करना, स्टूडेंट की थिंकिंग को डेवलप करना, उसके इंटेलेक्चुअल को, स्किल को इम्प्रूव करना, ये टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, राइट। जो जॉब वाला ऑप्शन है आपका ये रॉन्ग होगा, रॉन्ग बिकॉज इसलिए है कि हम किसी को टीच कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, राइट। स्टूडेंट जो है लर्न कर रहा है, लर्नर जो है लर्न कर रहा है, बेसिकली अगर हम वर्ड लर्नर ज़्यादा यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो लर्नर जो है कुछ लर्न करता है, कुछ सीखता है, कुछ सिखाया जाता है उसे, तो वो हर चीज़ इसीलिए नहीं सीखी जाती कि आगे जाके उसको उस चीज़ में या उस फील्ड में उसको जॉब करना है या किसी फील्ड में, तो हर चीज़ जॉब के लिए नहीं होती है, राइट। तो कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाता है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, द टीचर्स रोल इन द हायर एजुकेशन इज़ टू, टीचर का रोल क्या रहता है हायर एजुकेशन में? टीचर का रोल पूछता है हायर एजुकेशन में क्या रहता है, ऑप्शंस देखें एक बार। ऑप्शन नंबर 1 कहता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट कहता है मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है एनकरेज कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो है कंपटीशन के लिए एनकरेज करना। अब टीचर का क्या क्या रोल है हायर एजुकेशन में, आप वो देखें। सी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये एक ऑप्शन देखें जो आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा होगा, वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेट मेथड यूज़ करिए आप। क्या कहता है कि ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, सिर्फ स्टूडेंट को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देना। ये पॉइंट आपका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। अब देखें ये पॉइंट कहाँ कट रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन कहाँ आता है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन कटता है। नेक्स्ट कहता है कि
बी ऑप्शन, इसके अंदर भी ये आता है कि ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, तो ये आपका बी ऑप्शन भी कट जाएगा। और सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर भी इंक्लूड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कि फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो स्टूडेंट को, फिर उसे मोटिवेट करो सेल्फ लर्निंग के लिए, और फिर एनकरेज करो कॉम्पिटिशन के लिए। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर, एक इफेक्टिव टीचर क्या इंश्योर करेगा? ऑप्शन देखें, कॉर्पोरेशन अमंग हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के अंदर कॉर्पोरेशन लाना, लेजी फेयर रोल, एक लेजिस फेयर रोल प्ले करेगा, मीन्स फुल फ्रीडम दे रखी है। नेक्स्ट कहता है कि कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कंपटीशन ले आना। नेक्स्ट कहता है कंपटीशन और कॉर्पोरेशन एज द सिचुएशन डिमांड। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस आप देखेंगे तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक टीचर है और वो इफेक्टिव टीचर कब कहलाएगा? सिर्फ बच्चों के अंदर उसने कॉर्पोरेशन बना दिया है, उसका बच्चों के साथ जो है तालमेल अच्छा है, ठीक है, और तो क्या वो एक इफेक्टिव टीचर है? लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का तो कुछ नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। लेजिस फेयर रोल, एकदम फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया, फुल फ्लैश फ्रीडम, मतलब अगर टीचर आए क्लास में कहे कि आप लेजिस फेयर रोल प्ले करता है, कैसी तरह की आपको फ्रीडम प्रोवाइड करना है, पढ़ रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, इस टाइप का कोई लेजिस फेयर सिस्टम प्रोवाइड करें, तो क्या ये इफेक्टिव टीचर का रोल है? ये भी रॉन्ग है। कंपटीशन, हमेशा बच्चों के अंदर कंपटीशन बना के रख देता है कि आपको एक दूसरे से आगे निकलना है, तो इससे क्या होगा कि आप कंपटीशन के चक्कर में आप जो है एक रॉन्ग वे पर चले जाएंगे। इससे जो है स्टूडेंट्स के अंदर कंपटीशन की जगह जो है जेल से ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन आपका जाएगा कंपटीशन एंड कॉर्पोरेशन एज द सिचुएशन डिमांड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बच्चों में कंपटीशन की भावना भी जगाएं और कॉर्पोरेशन की भावना भी जगाएं। इट मीन्स दोनों तरह की भावना होनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, साथ में मिलकर भी चलें और अपने गोल को याद रखते हुए, अपने कॉम्पिटिशन को भी माइंड में रखते हुए अपने गोल को अचीव करें। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू टीचर टू स्टार्ट विल हैव टू, एक न्यू टीचर है वो स्टार्ट कर रहा है, एक न्यू टीचर है, न्यू टीचर टू स्टार्ट विल हैव टू, तो उसे क्या करना है? ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास। अब नए नए टीचर हैं तो आप क्या करें कि एनफोर्स कर दें डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि एस्टैब्लिश रैपो विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ जो है आप अपना रैपोर्ट बना के रखें, इट मीन्स कि आप उनसे थोड़ा सा तालमेल बना के रखें। नेक्स्ट कहता है कि कट जॉक्स विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ जो है मतलब हंसी मजाक की बात करता है। नेक्स्ट कहता है कि टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, आप जाएं और क्लास में अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं कि मैं ये और मैंने ये कर रखा है, मैंने ऐसा किया वो किया वो किया, ठीक है। तो आप एक न्यू टीचर है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए आप न्यू टीचर हैं, और आप फर्स्ट टाइम अगर टीच कर रहे हैं या फिर ये कहें कि जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ फर्स्ट टाइम जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपका जो बिहेवियर होगा, जो पर्सनैलिटी होगा, जो एबिलिटी होगा, वो बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो है एक क्लास को हैंडल करना है, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका मेन पॉइंट रहना चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश करें। तो आपका ऑप्शन जाता है एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट जो है आपकी बात को समझ पा रहा है, अगर आपके साथ अगर थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो आपकी बात ज़रूर समझेगा, राइट। तो एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर? लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर कहता है कि इसमें से ऐसा कौन है जिसके एक अच्छा टीचर बनने के चांसेस बहुत कम है। सी ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या कहता है? वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहता है। नेक्स्ट इज वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानता है। एंड ऑप्शन नंबर सी, हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, वन हु टीच मॉरल वैल्यूज़, कहता है मॉरल वैल्यूज़ को टीच करता है। तो इसमें से लीस्ट पूछा है कि ऐसा कौन सा है जिसके टीचर बनने के चांसेस बहुत कम है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। जिसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में, तो वो एक टीचर कैसे बन पाएगा? जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, बनना ही उसको डॉक्टर है, आप कह रहे हैं टीचर बनो, तो क्या वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा? ऐसे बंदे के टीचर बनने के चांसेस बहुत कम है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपो विद स्टूडेंट्स बाय, कहता है एक टीचर कैसे एस्टैब्लिश करेगा रैपो अपने स्टूडेंट के साथ? ऑप्शंस देखिए क्या कहते हैं। बाय प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड हु डिजायर्स टू हेल्प देम, एक
रोल प्ले करना जिसके अंदर वो अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, who decides to help them, जो उनकी हेल्प करेगी. नेक्स्ट इज बिकमिंग फिगर ऑफ अथॉरिटी, उनको ऑर्डर देते रहना, इंस्ट्रक्शंस देते रहना. इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, अपनी नॉलेज से स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना, इम्प्रेस कर रहे हैं हम स्टूडेंट को. इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट करना. राइट. अब देखें, अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि एक टीचर जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहता है रैपो विद द स्टूडेंट्स. मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब एक न्यू टीचर एंटर करता है तो उसको नीड होती है स्टूडेंट को समझने की, स्टूडेंट के साथ जो है उसके इंटरेस्ट के बारे में जानना, उन लोगों के ओपिनियन के बारे में जानने की ज़रूरत होती है. और एक स्टूडेंट को कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होता है, एक टीचर को कोऑर्डिनेशन बनाना होता है एक स्टूडेंट के साथ. तो इसके लिए वो बेस्ट क्या करेगा कि वो एज अ गाइड रोल प्ले करेगा जो स्टूडेंट को हेल्प करे, उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे, एक गाइड का रोल प्ले करेगा. तभी एक टीचर जो है एक स्टूडेंट के साथ रैपो बना पाएगा. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड. टीचिंग की क्वालिटी को कैसे असेस किया जाता है? सी ऑप्शन नंबर ए, बाय द रिजल्ट इन द एनुअल एग्जाम. एनुअल एग्जाम में रिजल्ट आने से रॉन्ग है. नेक्स्ट कहता है कि द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट के अटेंडेंस से. इट मीन्स अगर एक टीचर है, उसकी क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसकी अटेंडेंस कभी मिस नहीं करते हैं, तो क्या वो क्वालिटी टीचिंग की है? नहीं, रॉन्ग है वो. हो सकता है क्लास में बच्चे अटेंडेंस लगाने टीचर के डर से भी आते हों, तो ऐसा नहीं हो सकता. नेक्स्ट कहता है कि बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. स्टूडेंट्स जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लास में, उसकी जो क्वालिटी है उससे आपकी टीचिंग पता लगती है. इट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से पता लगेगा कि आपकी टीचिंग की क्वालिटी कैसी है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following is the least important aspect of the teacher's role in the guidance of learning? कहता है कि इसमें से किसका लीस्ट इम्पैक्ट है, लीस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है, एस्पेक्ट है टीचर के रोल का इन गाइडेंस ऑफ लर्निंग. ऑप्शंस देखिए. ऑप्शंस क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स. डेवलप करना एक ऐसा इंसाइट, एक ऐसा नज़रिया डेवलप करना जिससे वो ओवरकम कर सके, किससे? अपनी किसी भी नुकसान से या फिर अपनी बाधाओं से. ठीक है. और यही जो होता है आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? टीचर के रोल का, जो वो गाइड करता है लर्निंग में. सो डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following should not be the main role of the teacher at the higher educational level? कहता है कि इनमें से कौन सा मेन रोल नहीं है, नॉट द मेन रोल ऑफ टीचर एट द हायर एजुकेशनल लेवल. ऑप्शंस देखिए. ऑप्शंस क्या कहते हैं? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, प्रोवाइड सेल्फ लर्निंग, प्रमोट करना, एनकरेज करना हेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कहता है कि हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करना. अब आपसे पूछा क्या है? नोट द मेन रोल. टीचर का मेन रोल क्या नहीं है. ठीक है, तो मेन रोल नहीं है वो पूछता है. देखिए, अगर टीचर है तो वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, फिर उसे प्रमोट भी करेगा सेल्फ लर्निंग के लिए, एनकरेज भी करेगा कंपटीशन के लिए, बट वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है एक स्टूडेंट से बात नहीं करता है. हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, तो मेन रोल नहीं है. राइट. अगर एक क्लास में सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर एक टीचर को लगता है कि एक स्टूडेंट जो है वो उसका आजकल माइंड जो है अपसेट है, तो वो पूछ सकता है एक टीचर उससे कि उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या नहीं. लेकिन क्वेश्चन क्या डिमांड करता है कि मेन रोल नहीं है, मेन रोल की बात पूछ रहा है, तो मेन रोल के अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा. सो आपसे जो नोट पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा डी. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर. कहता है कि आपको जो ये एक्टिविटीज़ दी हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरेक्शन, इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाएं. देखें, सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. क्या है? एनालिसिस ऑफ वर्क डन, वर्क का एनालिसिस करना. नेक्स्ट कहता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करना, प्रेजेंट करना, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट करना. ये आपको स्टेप्स दिए हैं. अब इसे हम अरेंज करते हैं. आप अपने माइंड को भी यूज़ करके, आप अपनी लॉजिकल पावर को यूज़ करके भी इसे जो है आंसर कर सकते हैं. सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. जो टॉपिक टीच किया जाता है उसके लिए प्लान किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है उसे. तो सबसे पहले आपका आएगा प्लानिंग,
फिर उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट करना, मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, जो काम किया गया उसका एनालिसिस करना। एंड मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, फिर उसको कुछ मॉडिफाई करना और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना। सबसे पहले आपका आएगा प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आपका प्रेजेंटेशन, फिर आपका एनालिसिस एंड फिर आपका आएगा मॉडिफिकेशन। तो ये आपका जो है एक प्रोसेस रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव टीचिंग का क्या मीनिंग है? वो पूछ रहा है कि सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं फॉलोइंग बट एक्सेप्ट क्या इंक्लूड नहीं होता है, वो पूछता है। टीचर टीच विद एंथुजियाज्म, टीचर टीच करता है पूरी एनर्जी के साथ, तो ये तो इंक्लूड होगा। टीचर फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, टीचर फाइंड करता है फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट में फॉल्ट फाइंड करना, क्या ये इफेक्टिव टीचिंग है? नहीं, ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं है और आपसे नहीं पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो आपका बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। टीचर पुट एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, टीचर टीचिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है एज कंपेरिजन टू क्लास कंट्रोल। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन कंप्लीटिंग द कोर्स, एक टीचर ध्यान दे रहा है कि सब्जेक्ट मैटर समझ आना चाहिए, सिर्फ कंप्लीट करना कोर्स को ही हमारा पर्पज़ नहीं है। तो ये सारे टीचिंग के जो है गुड पॉइंट्स हैं। बट आपसे क्या पूछ रहा था? एक्सेप्ट, और एक्सेप्शनल केस में क्या आएगा? टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? इफ सम स्टूडेंट फेल इन हिज एग्जामिनेशन, अगर कुछ स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं तो ये किसके फॉल्ट है? क्या ये टीचर का फॉल्ट है, क्या ये स्टूडेंट का फॉल्ट है, क्या ये प्रिंसिपल का फॉल्ट है, या फिर इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि बच्चा किस कारण से फेल हुआ है। हो सकता है उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही हो, वो ना पढ़ पाया हो, तो हम जो है टीचर पे, प्रिंसिपल पे या खुद स्टूडेंट पर हम ब्लेम नहीं कर सकते। समटाइम सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जो उसके फेवर में ना रही हो। तो अभी हमारे पास कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। Now move to next question. A teacher who is not able to draw the attention of his student. एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट की अटेंशन गेन नहीं कर पा रहा है, who is not able to draw the attention of his student, तो उसे क्या करना चाहिए? Should evaluate his teaching method and improve it. अपनी टीचिंग मेथड को देखे, इवेल्यूएट करे और इसे इम्प्रूव करे। रिज़ाइन द पोस्ट को रिज़ाइन कर दे, कहे कि मुझसे जो है स्टूडेंट हैंडल नहीं होते, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब। नेक्स्ट कहता है फाइंड द फॉल्ट इन हिज प्यूपिल, अपने प्यूपिल्स में ही फॉल्ट फाइंड आउट करे। प्यूपिल्स का मतलब क्या होता है? लर्नर्स, जो सीख रहे हैं। स्टार्ट डिक्टेट करना स्टार्ट कर दे। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर एक टीचर क्लास को हैंडल नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं है, स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है, वो टीचर के स्किल्स में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अपना टीचिंग मेथड जो है उसको देखे, इवेल्यूएट करे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करे। वो खुद अपने आप को सुधारने की कोशिश करे कि क्लास को कैसे हैंडल करना है। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Next question is question number 69. The primary task of a teacher is, a teacher का primary task क्या होता है? Options देखें। To teach the prescribed curriculum, एक prescribed curriculum दे दिया जाए और आप हर साल उसी को ही रटाते जाएं, क्या ये टीचर का primary task है? This is wrong. To stimulate and guide students learning, स्टूडेंट को स्टिमुलेट करना, उसे गाइड करना लर्निंग के लिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। टीचर का एक यही प्राइमरी टास्क होता है कि वो स्टूडेंट को जो है गाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहें तो आप देख सकते हैं, बट आपको करेक्ट ऑप्शन यही मिल गया है। टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रीमीडियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज व्हेन एवर डिजायर्ड, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन तभी प्रोवाइड करें जब डिजायर्ड हो। नेक्स्ट इज टू प्रमोट हैबिट ऑफ कंफर्मिटी टू अडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, प्रमोट करना ऐसी हैबिट्स को, हैबिट्स ऑफ कंफर्मिटी टू अडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर प्राइमरी जो टास्क होता है टीचर का वो यही होता है जो स्टूडेंट को लर्निंग के लिए, स्टूडेंट की लर्निंग को गाइड करता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट अ डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर? अ टीचर हु इज, क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि आपको ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछता है कि एक टीचर जो है वो
अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर क्या है, एक टीचर जो है अनसक्सेसफुल है, तो ऐसा क्या है, कौन से टीचर के अंदर ये बिहेवियर देखा जाता है। एक ऐसा टीचर, अ टीचर हु इज़, ऑप्शन से यही आता है कि ऑलवेज मोटिवेटिंग, एक टीचर जो ऑलवेज मोटिवेट करता हो, एक टीचर जो बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच को फॉलो करता हो, अलूफ एंड फोकस्ड रूटीन टास्क, रोज़ एक टीचर जो है एक ही तरह का काम रोज रोज करता हो, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथिक, तो या फिर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हो सिंपैथिक को, राइट। तो ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो एक अनसक्सेसफुल टीचर में देखा जाता है। एक टीचर अनसक्सेसफुल वही होगा जो अपडेटेड नहीं होगा, राइट। तो एक ही दिशा में चलते रहना, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, बस रूटीन टास्क से रिलेटेड ही वो कार्य करता रहता है, तो वो जो है एक अनसक्सेसफुल टीचर का बिहेवियर है। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, आप जो है अपडेटेड रहें, आपको न्यू नॉलेज होना चाहिए, अपनी नॉलेज को जो है एक्सपेंड करते रहें, अपडेट करते रहें, तो एक ही रूटीन के कार्य में ना लगे रहें। सो सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर, एक टीचर क्या है, शुड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट इन द क्लास, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसका ओवरव्यू दे, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ये सारी क्वालिटीज एक टीचर में होनी चाहिए। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर एज हिज और हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक न्यू टीचर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या डिजायरेबल रहता है एक न्यू टीचर से। ऑप्शंस देखें। चेंजिंग द कोर्स करिकुलम, एक न्यू टीचर आया तो क्या आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आए और सिलेबस को, करिकुलम को चेंज कर दे, ये रॉन्ग है आपका। कोऑपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस, आपका रहता है कि जब भी एक न्यू टीचर आए तो उसका एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो अपने फेलो टीचर्स के साथ कोऑपरेट करे, चाहे वो भिन्न भिन्न प्रकार के हों, उनकी कल्चर अलग हो, चाहे वो अलग अलग लोकेलिटी से हों, कैसे भी हो, उसका मेन रहना चाहिए कि वो अपने कलीग्स के साथ, अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ, फेलो टीचर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट important cause of failure in the beginning for new teacher lies in the area of, क्या कहता है कि ग्रेट इंपॉर्टेंट कोज है, सबसे बड़ा महाकारण है फेलियर होने का, इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही, फॉर टीचर, टीचर के लिए, लाई इन द एरिया ऑफ, किस एरिया में, मतलब पूछता है कि आपसे एक टीचर है, उसका स्टार्टिंग में ही फेल होना जो है चांस हो जाएगा फेल होने का, क्यों। ऑप्शंस देखें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के एरिया में वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी ना हो तो क्या वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, टीचर की नॉलेज। नेक्स्ट टाइट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को टाइट हैंडल करता है, क्या इसलिए फेल हो जाएगा। एक सबसे बड़ा कारण एक टीचर जो है फेल हो सकता है अगर उसे नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, अगर वो अपने सब्जेक्ट में ही नॉलेज वो नहीं रखता है तो वो फेल होने के उसके सबसे बड़े चांसेस हैं, राइट। आपका नेचर चाहे स्ट्रिक्ट हो, आपका नेचर चाहे एकदम आपका नेचर जो है बहुत ही लीनियंट नेचर हो, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट पर नॉलेज नहीं है तो आपके नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपकी वर्बल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इवन चाहे आप इंग्लिश में पढ़ाते हो चाहे हिंदी में पढ़ाते हो, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आपकी फेलियर होने के चांसेस सबसे बड़े हैं। तो नॉलेज होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट का। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिराम्बका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय, कहते हैं कि जो एक स्टेटमेंट है ये मिराम्बका का, द स्कूल बेस्ड होता है आइडिया पर, कौन से आइडिया पर, फ्री प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था औरोबिंदो के द्वारा दिया गया था, और इन्हीं ने ही जो है मेन फोकस किया था किस चीज़ पर, इंटीग्रल एजुकेशन पर भी इन्होंने ही फोकस किया था। सो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचर करियर इज, कहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो टीचर की सक्सेस के लिए हो। फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचर करियर इज, टीचिंग करियर की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। ऑप्शंस देखें। वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, आप बोलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वर्बल फ्लुएंसी है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। नेक्स्ट कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड
आउटलुक टुवार्ड लाइफ, आपका अपनी लाइफ के रिगार्डिंग जो है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। नेक्स्ट कहता है कि पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम, क्लासरूम के रिगार्डिंग आप एडजस्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स, आप अपनी कॉम्पिटेंसीज और प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो क्या है कि जब आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आपको जो है स्टूडेंट्स के साथ एक तालमेल बनाना है। स्टूडेंट के साथ तालमेल बनाना है तो आपको क्या है, सबसे पहले क्लासरूम के साथ एडजस्ट करना होगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट करना होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एबिलिटी को ऐसे यूज़ करें कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है बेटर वे में इंटरेक्ट करें। तो सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. For a teacher in higher educational institution, which of the following is the best option to do in the leisure time? कहता है कि हायर एजुकेशन के टीचर की बात कर रहा है, एक ऐसा टीचर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन, इनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन है कि उसे खाली समय में करना चाहिए। एक टीचर को खाली समय में क्या करना चाहिए, वो टीचर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है। ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टेकिंग रेस्ट इन द क्लासरूम, टीचर्स रूम, कहता है कि टीचर को जो है खाली समय में रेस्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट कहता है रीडिंग मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ मैगजीन्स पढ़ो। टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से जो है बात करो। नेक्स्ट इज डूइंग रिसर्च, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा कि खाली समय जो है बर्बाद ना करते हुए आप कुछ रिसर्च करें, अपने दिमाग को यूज़ करते रहें और कुछ रिसर्च करते रहें, कुछ नया खोजते रहें। ठीक है, तो डूइंग रिसर्च इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. What are the components of the Tyler's model of curriculum? Tyler's model of curriculum के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से components इसमें इंक्लूड किए जाते हैं? इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन जाएगा डायरेक्टली बी, दैट इज पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो आपको जो है क्रैम ही करना होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज, कहता है कि एक टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस टीचर कौन है, वो टीचर जो मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो एक्सपीरियंस टीचर है, तो उसको रिक्वायर नहीं होता है डिटेल्ड लेसन प्लान करने का ऑफ अ टॉपिक बिकॉज, क्यों, क्योंकि अब ऑप्शंस बताएगा क्योंकि। ऑप्शंस देखिए क्या कहते हैं कि टीचर को क्यों ज़रूरत नहीं है लेसन प्लान की। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प, क्योंकि वो लोग बिना इसकी हेल्प के भी जो है एक बेटर वे में पढ़ा सकते हैं। दूसरा कहता है कि दे आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट इन द क्लास, तो वो कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में थोड़े क्यूरियस होते हैं, तो इसलिए लेसन प्लान वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट कहता है कि टीचर इज़ नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंज फ्रॉम स्टूडेंट्स इवन इफ़ दे आर रॉन्ग, कहता है कि टीचर जो है चैलेंज फेस नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स की तरफ से, चाहे वो रॉन्ग भी हो। इट मीन्स कि अगर टीचर खुद रॉन्ग भी हो तो भी वो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहता। नेक्स्ट कहता है कि दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट्स थ्रू एक्सपीरियंस, कहता है कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन गेन कर लिया अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो अब देखिए आप क्या कहता है कि एक टीचर को लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है उस टीचर को जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो आप समझ पाएंगे कि अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी बहुत ही स्पेशलाइजेशन है, काफ़ी सालों से वो पढ़ा रहा है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी, और जब स्पेशलाइजेशन होगी तो उसे पता है कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, उसको कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए लेसन प्लान उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो जानता है कि उसको कौन से मेथड्स को यूज़ करने। तो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद ब्रीफ आउटलाइन, एक ब्रीफ आउटलाइन वो बना सकते हैं, ब्रीफ प्लान बना सकते हैं, और क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन है, अपने एक्सपीरियंसेस से स्पेशलाइजेशन उन्होंने गेन किया है। सो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 79। द आइडियल टीचर, एक आइडियल टीचर कौन होगा, आइडियल टीचर कौन होगा। सी, एक वो टीचर जो कवर कर देता है सिलेबस को क्लास में, रॉन्ग है। नेक्स्ट इज हेल्प इज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करेगा। इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन, एक आइडियल टीचर वही होगा जो स्टूडेंट के लिए समय समय के अनुसार उसके लिए उसका फ्रेंड भी हो, उसका फिलोसफर भी हो, उसका गाइड भी हो। एक आइडियल टीचर वही हो पाता है। सिर्फ टीचर होने के नाते हमारा सिर्फ यही फ़र्ज़ नहीं है कि हम स्टूडेंट को लर्निंग सिखाएं, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और डिसिप्लिन का, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है आइडियल टीचर के लिए। एक आइडियल टीचर आपका वही होगा जो समय के अनुसार आपका फ्रेंड भी हो, आपका बेटर फिलोसफर भी हो और एक गाइड भी हो। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर।
Now move to question number 80. The field of education is permeated by conflict and misconception because. क्या कहता है कि फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का फील्ड है उसके अंदर जो है कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं। बिकॉज क्यों? इट मीन्स कि एजुकेशन के फील्ड में कन्फ्लिक्ट्स देखना और मिसकंसेप्शंस देखना, जो ये सब कारण दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शंस कहते हैं सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट कहता है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेनेबल टू रिगोरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, प्रॉब्लम का जो है एक जो उत्तरदायी है, प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेनेबल टू रिगोरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कहता है कि लैक ऑफ गुड टीचिंग मेथड, टीचिंग के गुड मेथड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। सी, एजुकेशन की फील्ड में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस तभी रेस होते हैं जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को यूज़ नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेनेबल टू रिगोरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, राइट? So B is your correct answer. Now move to next question. In the introduction part of lesson plan, a teacher aim to get students. कहता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हो रहा है लेसन का, तो टीचर का मेन एम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करना, स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक की तरफ जो है अटेंशन लेना। सो सी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी. कहता है कि डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ टीचर का जो रोल है फ्यूचर में, द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी क्या होगा? उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या उनको न्यू टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना, न्यू टेक्स्ट बुक डेवलप करना. सी कहता है कि उन्हें गाइड करना. डी कहता है कि यूज़ करना इंटरनेट को इन टीचिंग में. टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रही है और टेक्नोलॉजी को हम टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं तो टीचर का रोल होना चाहिए स्टूडेंट को गाइड करना. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. Now move to question number 83. Which of the following is not a level of teaching learning? कहता है इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है. एज वी नो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 3 तरह के आपके लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. सो डिफरेंशियल नाम का कोई लेवल नहीं होता है. सो ए जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अफेक्ट इन लर्निंग. क्या कहता है कि कॉग्निटिव डोमेन की बात करता है. कॉग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में यूज़ किया जाता है. ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने डिस्कस किया था 3 तरह के आपके डोमेन यूज़ किए जाते हैं, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन. अब क्या कहता है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है अफेक्ट इन लर्नर्स, लर्नर्स को क्या अफेक्ट करते हैं? लर्नर्स की थॉट को अफेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर जो ए है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कॉग्निटिव डोमेन जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी की बात करता है, आपकी बौद्धिक स्तर की बात करता है, बौद्धिक स्किल की बात करता है, वो आपकी थॉट्स को अफेक्ट करता है. सो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 85. द इंटीग्रल एजुकेशन कंसेप्ट इज प्रोपोनेड बाय. इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? हमने अभी डिस्कस भी किया था लास्ट. इट वॉज गिवन बाय श्री ऑरिबिंदो. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. पूछा जा सकता है इंटीग्रल एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं, गूगल करें, कुछ चीज़ें आप अपने आप से भी निकालें, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि इंटीग्रल एजुकेशन होता क्या है और ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था. ये तो हमने आपको बता दिया है, श्री ऑरिबिंदो. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 86. द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज्ड बाय. स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को कैसे रेज किया जाएगा? जब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास गुड टीचर्स होंगे, गुड टीचर्स को अपॉइंट करेंगे, तभी आप अपनी एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेज कर पाएंगे. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद क्लासरूम टीचिंग. कहता है कि आपको स्किल्स दिए जाएंगे ऑप्शंस में और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछता है ऐसे कौन से स्किल हैं जो नीडेड हैं फॉर द प्रेजेंट डे टीचर, आज के टीचर के लिए, टू एडजस्ट इफेक्टिवली एडजस्ट करने के लिए किसके साथ? विद द क्लासरूम टीचिंग के साथ. आए एक बार हम ऑप्शंस को देखते हैं. सी ऑप्शंस देखें. ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना. नेक्स्ट ऑप्शन कहता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना टीचिंग एंड लर्निंग में. नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स की नीड्स को समझना, उसकी नॉलेज होना. नेक्स्ट इज कंटेंट मास्टरी.
तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जाएं तो आप एक ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना। क्या एक वही टीचर अच्छा है जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है? देखिए, अगर ये कहता कि उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए जो टीचिंग में यूज़ की जाती है, तब तो ये सही होता। लेकिन इसने क्या कहा, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। अब टेचर तो है कॉमर्स के, अब आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी में तो एरोप्लेन भी आता है, तो क्या आपको एरोप्लेन उड़ाने की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। टेक्नोलॉजी किसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये नहीं क्लियर किया इसने यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, जो आप सिखा रहे हैं उस टीचिंग में जो यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की नीड्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हैं जिन स्टूडेंट्स को, कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू, एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी होती है उसकी हेल्प करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना स्टूडेंट की, स्टूडेंट को सभी एस्पेक्ट्स में डेवलप करना, सोशल, मोरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सभी एस्पेक्ट्स में उसे डेवलप करना, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now move to next question. Which of the following is the most important quality of good teacher? एक good teacher की most important quality क्या होती है कि उसकी करेक्ट कंटेंट पे मास्टरी होनी चाहिए और सोशलेबल होना चाहिए। कंटेंट मास्टरी इज द मोस्ट important quality of good teacher as well as the he or she should be sociable. So D आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। Now move to next question. Question number 90. द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीचर एडजस्टमेंट लाइज विद, एक टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके साथ एडजस्ट करना, खुद के साथ एडजस्ट करना। टीचर जब तक खुद के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप जो है अपने आप को एडजस्ट करें, अपने आप के साथ अपना जो है तालमेल बिठाएं। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सी इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Question number 91. Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सी ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सिलेबस इज द एनेक्चर टू द करिकुलम, सिलेबस जो है करिकुलम का पार्ट होता है। करेक्ट है, सिलेबस इज द करिकुलम ऑफ द पार्ट। तो ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही स्टेटमेंट आपसे पूछता है कि कौन सी करेक्ट है, तो आपको यहीं आपका आंसर मिल जाता है। सिलेबस इज एन एनेक्चर ऑफ द करिकुलम। Now move to question number 92. A successful teacher is one who is, एक सक्सेसफुल टीचर कौन सा होगा? वही जो कंपैशनेट होगा और डिसिप्लिन होगा। इट मीन्स कि वो स्टूडेंट्स के साथ सहानुभूति भी रखता हो और उनके साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन, अनुशासन भी मेंटेन रखता हो, एक वही टीचर सक्सेसफुल होगा। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Question number 93. The most important quality of good teacher is, एक good teacher की most important quality क्या होती है? साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर की साउंड नॉलेज होना। राइट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक टीचर की यही है, उसकी नॉलेज जो है जो साउंड होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट मैटर पर साउंड नॉलेज होना चाहिए। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन द टीचिंग अ रिसोर्स टीचर इज, कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है टीचिंग में? इन टीचिंग अ रिसोर्स टीचर इज, कहता है कि टीचिंग प्लस करिकुलर एक्टिविटीज। राइट, इट मीन्स एक टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो उसे टीच भी करे, प्लस करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी ये जो है वो उसका फोकस रहता है। सो डी जो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी जो हमने 94 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो क्वेश्चन आपके थे बहुत ही बेसिक टीचिंग पर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट लेवल पर। अब आपका लेवल जो है थोड़ा थोड़ा अप होता जाएगा। अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे मोस्टली आपकी टीचिंग मेथड्स पे, आपकी टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। राइट, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। इसके अंदर और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव, माइक्रो टीचिंग इफेक्टिव कब होगी? ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा भी जा चुका है दिसंबर में। तो इसके जो क्वेश्चन सीरीज है इसके अंदर आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। और माइक्रो टीचिंग कहता है कि मोर इफेक्टिव कब होगी? ऑप्शंस देखें, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर द टीचिंग प्रैक्टिस,
ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, और डी ऑलवेज। कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। सी माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं, और ये चीज़ आपको तब सिखाई जाएगी, कब सिखाई जाएगी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं उस दौरान आपको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। तो ये मोर इफेक्टिव तब होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब आपकी टीपी चल रही होती है ना। जिन लोगों ने बीएड किया होगा तो उन्हें पता भी होगा कि उनकी टीपी आती है, टीचिंग प्रैक्टिस आती है, उसमें माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Primary micro teaching is useful to students of, micro teaching किसके लिए यूजफुल है? प्राइमरी क्लासेस के लिए, जूनियर क्लासेस के लिए, +2 क्लासेस के लिए, या सिर्फ सभी क्लासेस के लिए, प्राइमरी या हायर क्लासेस। माइक्रो टीचिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये सिखाया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, आपके स्किल्स को डेवलप किया जाता है, आपकी टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। तो वो स्किल्स आपके सभी लेवल पर यूज़ होते हैं, चाहे आप प्राइमरी पर पढ़ाएं या हायर क्लासेस पर पढ़ाएं। तो डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now move to next question. Question number 97. Which of the following university says university was the pioneer in the micro teaching concept started in 1961? कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को जो है स्टार्ट किया था? करेक्ट ऑप्शन इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया गया था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 98. In which of the following is instructional प्रोसीजर द मेन कॉम्पोनेंट? आपसे क्या पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इज द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कॉम्पोनेंट। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में मेन कॉम्पोनेंट क्या है? ऑप्शंस देखिए। बेसिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल जो होते हैं आपके यही होते हैं, आपके मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, राइट। आप कौन सा टीचिंग मॉडल यूज़ करते हैं? बेसिक टीचिंग मॉडल इज द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इन द मेन कॉम्पोनेंट। सो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99. इन एजुकेशन जॉन डेवी स्ट्रेस्ड ऑन। एजुकेशन की फील्ड की बात करते हैं तो जॉन डेवी ने किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया है? और इन्होंने स्ट्रेस दिया है लर्निंग बाय डूइंग पे। ये बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम किसका टाइप है? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। ये एक तरह का डिस्कशन मेथड का टाइप रहता है। एक्चुअली इसमें सिंपोजियम में क्या होता है कि एक तरह की कॉन्फ्रेंस रहती है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स या फिर हम कहें कि एकेडमिक्स जो लोग होते हैं वो डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। बी इज योर करेक्ट आंसर। तो हमने जो बी नेक्स्ट 50 MCQs हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। टोटल हमारे 100 MCQs जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पर हो चुके हैं। 100 MCQs कवर कर लिए हैं हमने। आई होप ये आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल आपको लग रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप जो है इसे प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के लिए। इन लेक्चर्स को सुने, कंसेप्ट को क्लियर करें। और कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। तो प्रिपेयर करें अपना ये सेकंड पार्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। वो रहने वाले हैं, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड पर रहने वाले हैं। MCQs आपको इतने प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने वाला है। तो और आगे भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड तक ही नहीं, आगे और भी सब्जेक्ट्स पर आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए आगे, तो बताएंगे आपको फिर कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ आने वाले दिनों में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट lecture.